दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की और बिहार की राजनीति कैसे काम करती है, जातीय व्यवस्था कैसे काम करता है, कौन सी जातियाँ किस को वोट करती हैं, किस पार्टी को वोट करती हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। साथ में ये भी जानेंगे कि बिहार में अभी तक जो पिछड़ा स्टेट है ये, उसका रीजन क्या है और बिहार की राजनीति पूरी कैसे काम करती है, कैसे जातीयता पे आधारित है। इन सारी बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वर्तमान विधानसभा चुनाव को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जो वर्तमान में चल रहा है उसके अंदर कितने गठबंधन बने हुए हैं और कौन कौन से मूल पार्टियां हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि कौन कौन सी बड़ी पार्टियां हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में हैं या बिहार की बड़ी पार्टियां हैं। तो बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के अनुसार वो है आरजेडी, उसके बाद है जेडीयू, उसके बाद है बीजेपी, एलजेपी। ये जो हैं ये बड़ी पार्टियां हैं जो बिहार के अंदर हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर गठबंधन जो बने हुए हैं वो कितने गठबंधन बने हुए हैं और किस किस पार्टियों का गठबंधन है। तो दोस्तों बिहार के अंदर वर्तमान विधानसभा चुनाव के अंदर 5 गठबंधन बने हुए हैं। वो हैं, एक है महागठबंधन, दूसरा है एनडीए, तीसरा है जीडीएसएफ, चौथा है पीडीए और पांचवा है यूडीए। अब इन गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल है और कितने सीट पे चुनाव लड़ रही हैं इसको आइए समझते हैं। तो पहला है महागठबंधन। महागठबंधन के अंदर जो पार्टियां हैं उनमें है आरजेडी जो कि 144 सीट पे चुनाव लड़ रही है। उसके बाद है कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तीसरा है सीपीआई-एमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, 19 सीट पे चुनाव लड़ रही है। सीपीआई-एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 6 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। यानी महागठबंधन के अंदर 5 पार्टियां शामिल है, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एम और सीपीआई। और महागठबंधन के जो नेता हैं वो हैं तेजस्वी यादव जो कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं महागठबंधन की तरफ से, जो लालू प्रसाद के बेटे हैं। अब आइए बात करते हैं एनडीए की। एनडीए के अंदर जो पार्टियां शामिल है उसमें है जेडीयू जो कि 115 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसके नेता हैं नीतीश कुमार जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। उसके बाद है बीजेपी जो कि 110 सीट पर चुनाव लड़ रही है। उसके बाद है जीतनराम मांझी की पार्टी HAM हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो कि 60 सीट पर चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद है वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी, इसके प्रेसिडेंट हैं मुकेश साहनी जिनको सन ऑफ मलाह के नाम से जाना जाता है। ये 11 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनके चारों का गठबंधन है। सन ऑफ मलाह का मतलब है कि ये मलाह जाति से आते हैं और बिहार के अंदर 3 से 4% मलाह जाति की आबादी बताई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, औरंगाबाद जैसे क्षेत्रों में मलाह जाति को ये माना जाता है कि वो जीत या हार का निर्णय कर सकते हैं, इसलिए ये एनडीए का हिस्सा है और एनडीए की तरफ से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा जो गठबंधन है वो है जीडीएसएफ। इसके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, इसको लीड कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इसमें जो मेन पार्टियां हैं उसमें है आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक समता दल जो कि 104 सीट पे चुनाव लड़ रही है। ये पार्टी जो है आरएलएसपी ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जो कि हैदराबाद से सांसद हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं 24 सीटों पे बिहार में। उसके बाद है बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी है, ये 80 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। उसके बाद है SBSP यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, ये चुनाव लड़ रही है 25 सीट पे। उसके बाद है SJDD समाजवादी जनता दल डेमोक्रेसी, इसके प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र प्रसाद यादव जो कि 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और एक है JPS यानी जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट, ये भी 5 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके चर्चित चेहरा जो है वो है संजय सिंह चौहान। और चौथा जो गठबंधन है उसका नाम है पीडीए जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी अलायंस। इसको लीड कर रहे हैं यानी इसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो हैं पप्पू यादव। इनमें जो पार्टियां शामिल हैं उनमें है पहला जाप यानी JAP जन अधिकार पार्टी जो कि पप्पू यादव की पार्टी है। ये अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं जहां पे इनका डोमिनेंस है वहां पे ये चुनाव उतार रहे हैं। उसके बाद है ASP आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी है। चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी के अध्यक्ष भी हैं यानी भीम आर्मी के फाउंडर भी हैं। उसके बाद इसमें शामिल है SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके प्रेसिडेंट हैं MK फैजी। और एक है BMP
जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट है बीपीएल मतंग। और पांचवा जो अलायंस बना हुआ है बिहार के अंदर वो है यूडीए यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। इसको लीड कर रहे हैं पूर्व यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिन्हा। इस अलायंस के अंदर छोटी बड़ी मिला के कुल 15 पार्टियां शामिल हैं और ये अपनी अपने जगह से चुनाव लड़ रही हैं, यानी जहां जहां भी इनको कैंडिडेट मिल रहा है, इनको बेहतर लग रहा है, वहां पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 5 गठबंधन थे, महागठबंधन, एनडीए, जीडीएसएफ, पीडीए और यूडीए। अब आइए समझते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ और पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। उनमें से एक है एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके मुखिया हैं आज के डेट में चिराग पासवान। वो काफ़ी जोर लगा रहे हैं और वो 137 सीटों के अंदर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव की जो पूरी सीट है वो 243 है और 243 में से ये 137 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है वो रोहतास जिला माना जाता है, वहाँ से ये सीटें निकालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और चर्चित चेहरा है, नया चेहरा है, जिसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी न्यूज में है, और वो है पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी उस वक्त न्यूज में आई जब इन्होंने मार्च 2020 के महीने में अपने आप को सारे अखबारों में विज्ञापन देकर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा जिले से बिलोंग करती है और इनकी पार्टी का नाम है प्लुरल्स पार्टी। प्लुरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जेडीयू नेता विनोद चौधरी की बेटी हैं और ये दरभंगा जिले से बिलोंग करती हैं। प्लुरल्स पार्टी के वेबसाइट के मुताबिक पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री ली है। इसके अलावा उन्होंने लंदन के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी विश्वविद्यालय से डेवलपमेंट में मास्टर की डिग्री ली है। इनके लोगों की अगर बात करें तो इनका चुनाव चिन्ह है उड़ता हुआ घोड़ा, जिसमें पंख लगा हुआ है, और ये तीव्रता और प्रगति का प्रतीक माना जा रहा है। तो ये थे कुछ पार्टी और चेहरे जो मैंने आपको बताया। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन सी जाति के लोग, किस धर्म के लोग बिहार के अंदर कितने % रहते हैं और कितने % में उनकी आबादी है। दोस्तों, अगर बात धर्म के आधार पर करें तो सबसे बड़ी जो मेजोरिटी है वो है हिंदू और उसके बाद है मुस्लिम। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म बिहार के अंदर उनकी आबादी 82.7% के आसपास है, जबकि मुस्लिम आबादी बिहार के अंदर 16.9% के अंदर है। क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग जो हैं वो 0.1 से 0.2% के आसपास रहते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि किस जाति के लोग किस पार्टी को वोट करते हैं। अगर बात बीजेपी की कोर वोटर की करें तो बीजेपी की जो जातियां वोट करती हैं उनमें है भुनिहार, जो कि 4.5 से 5% के आसपास उनकी आबादी है बिहार के अंदर। उसके बाद है ब्राह्मण, वो 5 से 6% यानी 5.5 से 6% के आसपास आबादी है। राजपूत लगभग 5% की इनकी आबादी है, और वो है कायस्थ यानी बनिया, जो कि 1.5 से 2% के आसपास इनकी आबादी है। जो ये सारी जातियाँ जो फॉरवर्ड क्लास की जातियाँ हैं वो बीजेपी को वोट करती हैं। अगर बात आरजेडी की करें यानी लालू यादव की पार्टी की करें कि उनका कोर वोटर कौन है, तो उनका कोर वोटर है जादव और मुसलमान। जादव की आबादी बिहार के अंदर 14.4% है, जबकि मुस्लिम की आबादी 16.9% है। ये दो जातियां हैं, ये कोर वोटर हैं आरजेडी के। अगर बात एससी कैटेगरी की करें कि एससी कैटेगरी के लोग किसको वोट करते हैं, तो बिहार के अंदर जो शेड्यूल कास्ट है वो अक्सर माले यानी कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करता है, एमएल को या मार्क्सिस्ट को या सीपीआई को। बिहार के अंदर सीपीआई एमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट काफ़ी एक्टिव है, और एससी कैटेगरी में माना जाता है कि एससी की जो कैटेगरी है वो उनको सपोर्ट करती है। एससी कैटेगरी के अंदर जो जो जातियां हैं उनमें है दुसाध, जो कि 5% इनकी आबादी है, चमार हैं जो कि 5% इनकी भी आबादी है, मुसहर की आबादी 2.5 से 3% की बताई जाती है, और अदर्स इस कास्ट के अंदर जो आते हैं उनकी आबादी 2 से 2.5% के आसपास बताई जाती है। अगर बात दुसाध जाति की करें तो कहीं कहीं दुसाध जाति जो कि 5% है बिहार में, ये कहीं कहीं एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि रोहतास है, रोहतास में उनकी डोमिनेट माना जाता है, और एलजेपी ये मानती है कि ये जो दुसाध जाति के लोग हैं वो उनको सपोर्ट करती है। इसी तरह से मुसहर जाति जो कि बिहार के अंदर 2.5 से 3% के आसपास है, जीताराम मांझी ये मानते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उनकी उम्मीदवारी करता हूँ, क्योंकि जीताराम मांझी मुसहर जाति से आते हैं और वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मुसहर जाति कहीं कहीं वोट जीताराम मांझी को करती है, वरना सभी जगह जो है वो सीपीआई एमएल यानी माले को सपोर्ट किया जाता है इन जातियों के द्वारा। अगर बात जेडीयू करें यानी नीतीश कुमार की करें, नीतीश कुमार की पार्टी की करें कि उनका कोर वोटर कौन है और कौन सी जाति से वो आते हैं, तो नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, और कुर्मी जाति को माना जाता है कि कुर्मी जाति उनको वोट करता है, और कोयरी यानी कुशवाहा वर्ग उनको वोट करता है। कुशवाहा वर्ग में कोयरीज की बात करें तो कोयरीज जाति जो है वो 6 से 7-8% के आसपास बिहार में उनकी आबादी है, ये उनको वोट करते हैं, ये माना जाता है। और कुर्मी जो 4% है वो
उनको वोट करता है। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कि खुद भी कुशवाहा वर्ग से आते हैं, उनको कुछ क्षेत्र में डोमिनेंस है। वो भी कहते हैं कि ये जातियाँ मुझे भी सपोर्ट करती हैं, यानी कई कहीं क्षेत्र में उनको भी ये सपोर्ट करती हैं जातियाँ कुर्मी और कोयरी, यानी कुछ कुछ जगह पे ये जातियाँ उपेंद्र कुशवाहा को, कोयरी जो जातियाँ हैं उपेंद्र कुशवाहा को भी सपोर्ट करती हैं। वरना हर जगह ये माना जाता है, जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक है, वो ये मानते हैं कि जो कोयरी और कुर्मीज है उस पे नीतीश कुमार का मजबूत हाथ है। तो ये था दोस्तों कि कौन सी जातियाँ किसको सपोर्ट करती हैं, किसको वोट करती हैं, ये आप समझ गए। अब ये जान लेते हैं कि नीतीश कुमार जो 15 साल से सीएम है, उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट और सबसे बड़ी खामियां क्या है। अगर दोस्तों नीतीश कुमार की सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करें तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी अचीवमेंट है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम। यानी नीतीश कुमार के पहले जो लालू प्रसाद की सरकार थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद से जब से नीतीश कुमार आए हैं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम काफ़ी सही हो गई है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है नीतीश कुमार की। अगर बात इनकी नाकामी की करें, यानी इनकी फेलियर की करें, जिस फील्ड में ये काम नहीं कर पाए हैं और बिहार की जनता इनसे नाराज है, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में लगातार स्थिति बिगड़ती गई है 15 साल के अंदर। ग्राफ ऊपर जाने के बजाय शिक्षा के अंदर ये ग्राफ नीचे गया है। हालांकि इनरोलमेंट बढ़ा हुआ है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये बहुत ही कम हुई है। जितने स्टूडेंट पे जितने शिक्षक होने चाहिए वो रेशियो लगातार बिहार में कम हुआ है। और आज भी बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले भी सबसे पीछे था। 15 साल बिहार में चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी आज भी वही है। दोस्तों अगर बिहार प्रॉब्लम की बात करें कि बिहार में अगर विकास क्यों नहीं हो पाया, बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं जा पाई, अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसका मेन रीज़न है कि बिहार के अंदर एक तो है कि बिहार के 38 जिले हैं, 38 जिलों में से लगभग 2/3 यानी 28 से 30 जिले बाढ़ चपेट में माने जाते हैं और वो लगभग 3 से 4 महीने अस्त व्यस्त रहते हैं। आज भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो कुछ फैमिली अभी भी अपने घर में नहीं जा पाई हैं क्योंकि वहाँ उनके घर के आसपास पानी लगा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस स्टेट का कम से कम इतना जिला 2/3 से ज़्यादा जिला बाढ़ प्रभावित रहता हो, 4 से 5 महीना अस्त व्यस्त रहते हो, वहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ पे ताला बंद करना पड़ेगा, उसको लेबर मिलेगा नहीं। इंडस्ट्री वहीं जाती है जहाँ पे अस्थायित्व मिले, जहाँ पे स्टेबल हो। दूसरी बात यह है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं जाने का कारण ये है कि वहाँ पे संसाधनों की कमी है। यानी जो संसाधन इंडस्ट्री को चाहिए है वो बिहार के अंदर नहीं है। जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है बिहार की स्थिति और खराब हो गई है। संसाधन अगर दूर से लाना पड़ता है किसी भी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेसमैन को, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। वो वहीं जाना पसंद करता है जहाँ पे संसाधन नज़दीक हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी बिहार में ठीक नहीं है, जिसका एक रीज़न है कि वहाँ इंडस्ट्री नहीं जा पाती है। तीसरा रीज़न ये है बिहार लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट का मतलब है कि कोई भी समुद्री सीमा बिहार से नहीं लगती है। बंदरगाह से किसी सामान को दूसरे देश में भेजना आसान होता है, जबकि बिहार के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। चौथा रीज़न ये है इंडस्ट्री नहीं आने की, क्योंकि डेवलपमेंट बिहार के अंदर बहुत मुद्दा कभी बन नहीं पाया। बात 1990 से करें जबकि लालू जी मुख्यमंत्री बने थे, अगर वहाँ से शुरू करें, 15 साल का जो पीरियड था लालू का, उसमें कभी भी डेवलपमेंट मुद्दा नहीं बना। सामाजिक न्याय पे चुनाव लड़ा गया, जात पात पे चुनाव लड़ा गया और ये छोटी जातियों को ऊपर लाने के लिए इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया। लालू यादव का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि डेवलपमेंट से चुनाव नहीं जीता जाता, सोशल मैथ काम करता है। सोशल मैथ का मतलब जातिवाद व्यवस्था काम करता है, उस पर काम करो आप चुनाव जीत जाओगे। तो ये बिहार की बदनसीबी है कि डेवलपमेंट कभी मुद्दा नहीं बन पाया बढ़िया से, जिसके वजह से बिहार आज पीछे है। और कुछ भौगोलिक स्थितियां भी है, जैसा कि मैंने बताया, बाढ़ है, संसाधन की कमी है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कमी है, जिसके वजह से बिहार पीछे है। वर्तमान विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये चुनाव जो है एक तरह से युवा इसमें काफ़ी एक्टिव है और वो चुनाव रोजगार के मुद्दे पे वोट करना चाह रहा है। और जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो रोजगार देने की बात करते हैं, 10 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। कितना दे पाते हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव होने की बात आ रही है, शिक्षा के ऊपर चुनाव होने की बात हो रही है, रोजगार के नाम पर चुनाव होने की बात हो रही है, ये बिहार के पक्ष में है। ये एक अच्छा है, बिहार के लिए अच्छा है। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि बिहार के अंदर राजनीति कैसे काम करती है, जातीय व्यवस्था कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार का जो वोट डाल रहे हैं बिहारवासी, जो सरकार बनेगी वो उनकी उम्मीदों को और ऊंचा ले जाएगी, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगी और एक नई जिंदगी उनको प्रदान करेगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।